Question number 31. Benzodiazepam are used for the following reason. एक्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, एडजस्टेंट थेरेपी फॉर रिलैक्सेशन एंड स्केलेटल मसल, और चौथा जो है वो है आपका एंटा मेटाबॉलिक एजेंट। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, एंटा मेटाबॉलिक एजेंट, बिकॉज हिप्नोटिक का भी काम करता है, एंटी कन्वर्जन में भी यूज़ किया जाता है, और डायजेपाम आपकी मसल रिलैक्सेशन में यूज़ किया जाता है। तो जो इसको एंटा मेटाबॉलिक एजेंट में उसका रोल नहीं है, इसलिए इसका आंसर है आपका एंटा मेटाबॉलिक एजेंट। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरोक्विनोन्स एक्सेप्ट। तो आपको बताना है कि फ्लोरोक्विनोन्स का जो है कैरेक्टर्स हैं एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो एक्ट द वाइड रेंज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोसाइडल, इंटरफेरेंस विथ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन, और इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्लोरोक्विनोन्स क्या होते हैं। तो फ्लोरोक्विनोन्स जो होते हैं वो होते हैं आपकी रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसमें बेसिकली जो आपका अमीका सेनोरी आता है ये फ्लोरोक्विनोन्स के आता है। तो इसमें जो आपका जो आंसर है वो है आपका एक्सेप्ट का इन्वॉल्व इन सेल वॉल सिंथेसिस। तो सेल वॉल सिंथेसिस में वो काम नहीं करता है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने में उसका रोल रहता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो आपको बताना है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इसमें से कौन सा है। तो ह्यूमन, आर, ग्लेरिन, नोवोलॉग और डेलमेरिन। तो इसमें से जो शॉर्ट एक्टिंग वो है आपका ह्यूमन रेगुलर, जैसे ह्यूमन आर भी बोलते हैं, वो आपका शॉर्ट एक्टिंग के अंतर्गत आने वाला इंसुलिन कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी हिस्टामाइंस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो एंटी हिस्टामाइंस के रूप में आपका काम करती है। एंटी हिस्टामाइंस में तो डायमॉक्स, फ्लूसेमाइड, क्लैक्सिलेट या फिर सिट्रिजिन। तो आपका जो सही आंसर वो क्या है, सिट्रिजिन। सिट्रिजिन जो है वो एंटी हिस्टामाइन के रूप में काम करती है, एलर्जी की वाली मेडिसिन कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। एंड वेस्ट दैट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एनिमल रिसर्च एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि जो भी मनुष्य या पशुओं से के निदान में, उपचार में, टीके में या अनुसंधान गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अपशिष्ट या वेस्ट को हम क्या बोलेंगे। क्या वो मेडिकल वेस्ट कहेगा, या हॉस्पिटल वेस्ट कहेगा, बायोमेडिकल वेस्ट कहेगा, या फिर इन्फेक्शियस वेस्ट कहेंगे। तो वो क्या कहेगा आपका, वो कहलाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ लेते हैं। द ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट हैज़ टू बी डन फॉर रिसाइक्लेबल वेस्ट। तो यदि आप किसी भी वेस्ट को रिसाइक्लेबल कंडीशन में लाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग एंड ड्राइंग बोलेंगे, ऑटोक्लेविंग बोलेंगे, स्टरलाइजेशन बोलेंगे, क्लीनिंग एंड फ्यूमिगेशन बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोक्लेविंग एंड डिसेंट्रेशन, एंड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब जो है वो है आपका किसी भी उसको जो भी रहते हैं जैसे कुछ इन्फेक्टेड वेस्ट उसको जला दिया जाता है, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इंसिनरेटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन ब्लैक कलर। तो आपको बताना है कि वो कौन से वेस्ट हैं जो आपके ब्लैक बॉकेट्स में डाले जाते हैं। आपको बताना है कौन से वेस्ट हैं जो ब्लैक बॉकेट में डाले जाते हैं।
तो इसमें जो आपके जो ऑप्शन है वो है रिसाइकलेबल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, जनरल वेस्ट या फिर ट्यूबिंग ओनली। तो इसमें जो सही आंसर वो है आपका जो जनरल वेस्ट रहता है वो आपका ब्लैक बकेट्स में आएगा, अदरवाइज जो आपके रिसाइकलेबल जो आएगा वो आपके रेड में आएगा, एनाटॉमिकल आपका येलो में आएगा, और ट्यूबिंग्स आपकी ये वाली भी रेड में आएगा। ठीक है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं रिसाइकलेबल वेस्ट वाले। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट आपका किस किस कौन सा नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट वो होता है जो वेस्ट आपका हॉस्पिटल या हॉस्पिटल सेटिंग्स या फिर लेबोरेटरीज में से जो वेस्ट निकलता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा वेस्ट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट में नहीं आता, और इसके अलावा इसकी कैटेगरीज अलग अलग है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें है ऑप्शन आपके लेबोरेटरी वेस्ट, तो ये आता है। ऑपरेशन थिएटर में निकलने वाला वेस्ट आता है। नर्सिंग होम में निकलने वाला वेस्ट आता है। इसके अलावा आपका बचा शॉपिंग मॉल से जो वेस्ट निकलता है वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है, बिकॉज उसमें पेपर और दूसरे सामान इसमें निकलते हैं। तो ये सही जो आपका आंसर आया वो कौन सा आपका आया, शॉपिंग मॉल वेस्ट आपका बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेव आर डन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिकल वेस्ट। तो आपको बताना है कि ऑटोक्लेविंग में या किसी भी प्रकार की चिकित्सीय अपशिष्ट के लिए ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेव की जाती है, वो किस टाइप का वेस्ट रहता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जिसका हम ऑटोक्लेव करते हैं या फिर माइक्रोवेव में उसको फिर से यूजेबल बनाने के लिए यदि हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उससे सीधा सीधा अर्थ है कि वो आपका क्या रहता है, रिसाइकिल वाला। ठीक है, क्योंकि रिसाइकिल उसको एनाटॉमिकल जो भी ऑटोक्लेव है उसको ऑटोक्लेव करने के बाद में हम उसको वापस से यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा आपका हो गया, रिसाइकलेबल कंटामिनेटेड वेस्ट। आपको बताना है यदि किसी व्यक्ति में सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोमिया, हाइपोसोमिया, हाइपोक्सेमिया एंड एनोरेक्सिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइपरसोमिया। यदि किसी व्यक्ति में सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है तो वो बोले हाइपरसोमिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इन्फेक्शन दैट एक्सटेंड इनटू द डीपर डर्मेटाइटिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड कॉज डीप एंड रेड एरिथ्रिमा विदाउट शार्प बॉर्डर दैट स्प्रेड वाइडली थ्रू टिश्यू स्पेस इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि यदि त्वचा या संक्रमण के जो गहरे डर्मेस और चमड़ी के नीचे की जो ऊतक होते हैं उन या और हैं और बिना नुकीले किनारे के गहरे लाल एरिथ्रमा या कारण बनता है जो ऊतक के स्थान के मध्य से व्यापक रूप से फैलता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, सेलुलाइटिस। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति को जो पाँव में या किसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है उसमें पूरी रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सेलुलाइटिस। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूट इंटरवेंशन टू ट्रीट द कॉज ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन सभी में से यदि एनीमिया के कारण का इलाज करने के लिए किस किस पद्धति का यूज कर सकते हैं इसको छोड़कर। तो क्या उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे,
या उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, या फिर एरिथ्रोपोइटिन की थेरेपी देंगे, या फिर आरबीसी रिप्लेसमेंट देंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आईवीआईजी। तो आईवीआईजी हम उसको नहीं देंगे, बिकॉज जिसमें एनीमिया है उसे किसी प्रकार के आईवीआईजी या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबिन्स उसमें नहीं लगेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कौन सी होती है? ऑटोक्रेफ्ट होती है, डेमोक्रेटिक होती है, ब्यूरोक्रेटिक होती है, या फिर लेजी फेयर होती है? तो इसमें आपको एक चीज़ या एक वर्ड इसमें याद रखना, बिकॉज ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन में जो दिया है डेमोक्रेटिक की जो रहती है ये मोस्ट इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति रहता है वो अपने लीडर की टीम्स जो मेंबर रहते हैं उनसे परस्पर डिस्कस करके ही डिसीजन मेकिंग करता है और उन्हें एक लीडर की तरह डील करता है। तो डेमोक्रेटिक जो टेक्निक है वो बेस्ट टेक्निक है किसी भी लीडरशिप स्टाइल में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो समझते हैं द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड फ्रॉम द चार्ट एंड फाइल ऑफ द डिस्चार्ज इज कॉल्ड। तो आप उसको क्या बोलेंगे यदि एक डिस्चार्ज चार्ट के फाइल को प्रदान की गई नर्सिंग देखभाल की मूल्यांकन की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कंक्यूरेंट ऑडिट कहा जाता है, क्लिनिकल एवोल्यूशन कहा जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट कहा जाता है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल? तो क्या बोलेंगे इसको? रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। ठीक है, इसका जो आंसर क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट असाइनमेंट इज। तो नर्स और रोगी के बीच में जो असाइनमेंट होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड सेटिस्फाई केयर टू द पेशेंट हो सकता है, टू रिड्यूस पेशेंट बिल, टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे, ऑल ऑफ दोस्त। तो टू प्रोवाइड बेस्ट एंड सेफ्टी केयर टू पेशेंट, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी पेशेंट के केयर में, बिकॉज जो प्राइमरी गोल होता है पेशेंट को सेफ्टी और केयर प्रोवाइड करना होता है, और ये इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द एडवांस विथ व्हाट टू डू इज। क्या करना है यदि पहले से तय करने की प्रक्रिया है? तो ऑर्गेनाइज है, कंट्रोलिंग है, एवोल्यूशन है, या फिर प्लानिंग है? तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्लानिंग, बिकॉज प्लानिंग के द्वारा ही आप उसमें तय करते हैं कि आगे की क्या प्रोसेस रखना है। क्वेश्चन है पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस आर नॉट एडमिटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट्स। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से आर नॉट, आपको इस जो वर्ड रहते हैं एक्सेप्ट, आर नॉट, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज एक वर्ड की वजह से आपका पूरा आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है आर नॉट। तो इसमें कंटेजिनियन कंडीशन, शॉक, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेटस, या अल्टर्ड मेडिकल स्टेटस, इसमें से आपको डायग्नोसिस के लिए उपयोग नहीं करते। तो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेटस ये इसमें यूज़ नहीं किए जाती। क्वेश्चन है काउंसलिंग ए पेशेंट विथ COPD रिगार्डिंग स्मोकिंग सेशन इज वाइटल बिकॉज। तो आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को हम धूम्रपान बंद करने की सलाह देते हैं किसी भी COPD में, तो उसका क्या उद्देश्य, क्यों दिया जाता है, या उसका क्या रीज़न है कि हम उसको ये अवॉइड करने की बोलेंगे? तो इसका जो प्रमुख रूप से जो कारण है वो है आपका टू क्योर द कंडीशन, क्या कंडीशन को बचाने के लिए, इट इज़ द ओनली वे टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, टू प्रमोट हेल्थ एंड फैमिली मेम्बर, टू प्रिवेंट इलनेस इन चिल्ड्रन। तो इसका जो सेकंड नंबर का जो आंसर है तो ये बेस्ट आंसर है, बिकॉज इसके द्वारा ही हम उस व्यक्ति को जो भी COPD से सफ़र कर रहा है उससे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन
ए पेशेंट विथ मिट्रल वाल्व डिसऑर्डर विल हैव इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो बिटवीन द, तो आपको बताना है कि यदि किसी भी व्यक्ति को मिट्रल वाल्व में डिफेक्ट है तो उसका किस तरफ के जो चैम्बर रहते हैं उसमें डिफेक्ट होगा। क्या उसके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होगी, क्या लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल में होगी, क्या राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज में होती, या फिर राइट एट्रियम एंड वेना कावा में होगी। तो इसका क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये प्रॉब्लम होगी। बिकॉज यदि हम हार्ट के ऐसे 4 चैम्बर्स बना देते हैं तो आपके जो लेफ्ट साइड में रहते हैं वो बाइकुस्पिड वाल्व आ जाता है, और यदि यहाँ पे आपका डिफेक्ट आता है तो आपका ये वाला एरिया जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करेगी। द priority care to be provided to a patient with a suspected acute aortic dissection is, एक संदिग्ध तीव्र महाधमनी विच्छेदन वाले मरीज को प्रदान की जाने वाली प्राथमिक देखभाल क्या है। तो आप उसको क्या प्रायोरिटी रखेंगे। प्रमोट स्लीप, क्या उसकी नींद को आप प्रमोट करना चाहेंगे, या कंट्रोल ब्लड प्रेशर करेंगे, या फिर इंक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिविटी करेंगे, रिड्यूस एंजाइटी। तो उसका जो बेस्ट आंसर वो क्या है आपका, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। उसके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोलिक इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कि यदि किसी व्यक्ति का यदि हृदय पंप करता है तो वो नीला या फिर जो वेंट्रिकल रहता है उसमें जो पंपिंग होता है उसे हम कौन सा टाइप का ब्लड बोलेंगे। क्या उससे हम प्रीलोड बोलेंगे, आफ्टर लोड बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, या फिर कार्डियक इंडेक्स बोलेंगे। तो वो क्या है, प्रीलोड बोलेंगे। ठीक है, तो वो है आपका प्रीलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमीडिएटली एक्शन टू बी डन इफ एसपीओटी ड्रॉप वेल चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। तो यदि किसी व्यक्ति का एसपीओटी ड्रॉप हो रहा है तो आप उसकी पोजीशन में क्या चेंजेस करेंगे। तो इंक्यूबेट द पेशेंट, क्या पेशेंट को इंक्यूबेट कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन थ्रू हाई फ्लो डिवाइस, या फिर प्लेन पोजीशन चेंज दैट पोज लेस रिस्क फॉर द पेशेंट्स, या फिर शिफ्ट द पेशेंट टू कोरोनरी केयर यूनिट्स में। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका प्लान करना है आपको पोजीशन चेंज में, और पोज लेस रिस्क फॉर द पेशेंट्स, ये वाले पोज में उसको, जिससे उसकी जो जोखिम है वो कम हो जाए या जो उसकी रिस्क है वो कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेशेंट विथ इंक्रीज सीक्रेशन या इनएबिलिटी टू कंट्रोल देयर एयरवे आर नॉट गुड कंडीशन फॉर CPAP ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसका जो आपके ऑप्शन है वो है रिस्क फॉर फॉल, रिस्क फॉर एक्सब्यूशन, रिस्क फॉर एस्पिरेशन, रिस्क फॉर हाइपोक्सिमिया। तो इसका रिस्क फॉर क्या है, इसका क्वेश्चन का आंसर रिस्क फॉर एस्पिरेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ए सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज ए परफॉर्म व्हेन द नीड फॉर ए आर्टेरियल एयरवे इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग। एक सर्जिकल प्रक्रिया है तब की जाती है जब एक कृत्रिम वायु मार्ग की आवश्यकता लंबे होने की उम्मीद की जाती है। तो आप उसमें कौन सी ऑपरेशन करेंगे, आप लोबेक्टोमी करेंगे, ट्रेकेस्टोमी करेंगे, पिरुलोक्टोमी करेंगे, फिलेबेक्टोमी करेंगे। तो क्या हो उसके जो सही आंसर वो है आपका ट्रेकेस्टोमी। बिल्कुल, ट्रेकेस्टोमी के द्वारा ही किसी व्यक्ति को यदि लंबे समय तक सांस देना है तो वो आप क्या करेंगे, उसको ट्रेकेस्टोमी के थ्रू जो है उसको
एयर भी बनाएंगे। और ये बहुत सारे पेशेंट्स में आपको देखने भी मिल जाएगी जिसमें गले में ट्यूबिंग के द्वारा सांस नली को उसको चालू कर दिया जाता है यदि किसी लंबे समय तक वेंटिलेटर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पीरियड दैट बिगिन विद द क्लाइंट शेड्यूल फॉर सर्जरी अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर टू द सर्जिकल थिएटर इज कॉल्ड। तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड बोलेंगे, प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलेंगे, प्री ऑपरेटिव पीरियड बोलेंगे, या पर ऑपरेटिव पीरियड बोलेंगे, या प्री एनेस्थेटिक पीरियड। तो इसको क्या बोलेंगे? प्री ऑपरेटिव। यदि किसी व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए तैयार करने से लेके ऑपरेशन थिएटर तक सेंड करने को हम क्या बोलेंगे? प्री ऑपरेटिव। और यदि ऑपरेशन के अंदर है तो इंट्रा ऑपरेटिव, और इसके बाद का जो है वो टाइम हम उसको बोलेंगे पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, तो ये कुछ इसका ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद में पीसीए। पीसीए क्या होता है? पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया, पेटेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, पेशेंट कंट्रोल एनेस्थीसिया, या फिर पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिक। तो इसका जो सही आंसर क्या है? पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। ठीक है, पीसीए। क्वेश्चन नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द टू हाई स्पेशलाइज्ड सेल स्पर्मेटोजोआ इन मेल में एंड ओवम इन फीमेल में बिलो बिफोर दे यूनिट टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड। तो यदि दो स्पेशलाइज सेल जिसमें मेल्स में स्पर्म पाए जाते हैं और ओवम पाए जाते हैं फीमेल में, यदि जब ये जायगोट फॉर्म करते हैं उसके पहले इसम को क्या बोलते हैं? तो यदि ये दोनों आपस में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये जायगोट में कन्वर्ट होते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन एट है द एसेसरीज ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द पेरिफेरल ऑफ द एरोला इज कॉल्ड। तो एरोला के चारों तरफ जो पेरिफेरल में एसेसरी ग्लैंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, या ग्रोमी ट्यूबिकल्स, कूपर लिगामेंट्स, या फिर निप्पल्स। तो इसको क्या बोलेंगे? मेंटगोमरी ट्यूबिकल्स। ठीक है, मेंटगोमरी ट्यूबिकल्स। द हार्मोन दैट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो कौन सा हार्मोन है जो आपका प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता? इपिनेफ्रिन, प्लेसेंटा लैक्टोजन, कैल्सिटोनिन, स्टेरॉइड एंड एड्रेनालिन। तो जो कैल्सिटोनिन होता है वो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग ड्यू टू द स्टेगनेशन ऑफ फ्लूइड इन द लेयर ऑफ द स्कैपल beneath द गर्गल या कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेफेलिक हेमाटोमा, सेफेलिक सक्सीडेनम, कैपुट मेडुला इंट्रा वेंटिकुलर हिमरेज। तो इसको बोलेंगे कैपुट सक्सीडेनम, कैपुट सक्सीडेनम। ठीक है, बिकॉज यदि इसमें इस स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को ब्लड भरता उस स्केल के अंदर तो इसको बोलते हम सेफेल हेमाटोमा, लेकिन यदि इसमें फ्लूइड भरा है तो कैपुट क्या बोलेंगे? कैपुट सक्सीडेनम। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या है? कैपुट सक्सीडेनम। तो ये 60 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।